सबसे पहले मैं आता हूँ मनोज भाई आपके पास, चूँकि आप उत्तर प्रदेश में हैं और उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, 80 सीटें। लोकसभा में दिल्ली में सरकार बनानी है तो उत्तर प्रदेश बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेट है और पिछले लोकसभा चुनाव में जो स्थिति रही, उसमें बीजेपी को हिला के रखा। सबसे ज़्यादा सीटें समाजवादी पार्टी को आई, कांग्रेस को भी सीटें आई और कहा कि कुछ ने कहा कि कांग्रेस के समर्थकों ने कहा कि कांग्रेस की वजह से समाजवादी पार्टी को इतनी सीटें आई। समाजवादी पार्टी ने कहा कि हमारी वजह से इतनी सीटें आई। ये बातें की गई। अब ये आया कि विधानसभा चुनाव लड़ने के जब दौरान हुआ तो हुआ कि इंडिया गठबंधन जो है विधानसभा चुनाव के लिए नहीं है, लोकसभा और जो विपक्ष के दल मजबूत है जहाँ वो लीड करेंगे, वही जितना देना होगा देंगे, नहीं देना होगा नहीं देंगे। जितेंद्र जी कह रहे हैं आवाज़ क्लियर नहीं है। आप अपना नेट चेक कीजिएगा, आज आवाज़ जो है क्लियर है हमारे, कुछ आप नहीं कह रहे हैं। बहरहाल, तो क्या आपको लग रहा है आज जो अखिलेश यादव जो कह रहे हैं, मैं एक वीडियो पहले दिखा देता हूँ मनोज भाई, फिर आपसे सवाल करता हूँ, पहले वीडियो दिखा को लेकर आपने अलग किया दिल्ली में, तो वो कह रहे थे हमारी वोट प्रतिशत बढ़ा है दिल्ली में, हम अकेले लड़ेंगे, हम आगे तैयारी। देखिए, कौन अकेले लड़ेगा कौन साथ लड़ेगा, इंडिया गठबंधन रहेगा नंबर 1। और कांग्रेस पार्टी के लिए तो बहुत ही इमोशनल जगह यहाँ है। किसी जमाने में आपको पता होगा एओ ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी। वो कांग्रेस जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी थी 1857। एयूम कैसे भाग के गए वो कहानी में नहीं जाना चाहता हूँ। यहाँ पर इटावा में तमाम वो बिल्डिंग है, उनका घर, तहसील, आपका कोतवाली या स्कूल उन्हीं के अक्षरों से बना हुआ, ह्यूम के अक्षरों से बना है। तो ये इतिहास बहुत पुराना है। इंडिया गठबंधन रहेगा। हार जीत तो होती रहती है, लेकिन हार से सीखना चाहिए। इसलिए जो इंडिया गठबंधन का रुतबा बना था, हवा बनी थी, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद थोड़ा बहुत रफ्तार कम हुई है, लेकिन उत्तर प्रदेश का जब चुनाव होगा तब तक आते आते रफ्तार इंडिया गठबंधन की बहुत बढ़ जाएगी। 27 में इंडिया गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को साथ लेकर चलेगी। वित्तीय सीएम का कहना है। मनोज भाई क्या कहेंगे? आपने सुन लिया अखिलेश यादव जी को, मतलब वो दिल्ली में तो क्या एक हारे, स्वर पूरा बदल गया, क्या लग रहा है आपको? नहीं, ये एक क्यों बात बदला तो स्वर? वो कह रहे हैं कि जीत हार लगी रहती है और हार से सीखना चाहिए। तो जरूर सीख मिली है। हमको लगता है कि जो दिल्ली के रिजल्ट हैं और उसके पहले हरियाणा और महाराष्ट्र के, उससे कांग्रेस को भी कुछ सबक मिला होगा और बाकी समाजवादी पार्टी और जो क्षेत्रीय दल हैं जो बार बार बीच बीच में अलग अलग सुर अलापने लगते हैं, वो उनको भी सीख मिली होगी। अखिलेश एक बात तो ठीक कह रहे हैं कि मतलब गठबंधन, इंडिया गठबंधन की रफ्तार लोकसभा चुनाव के बाद धीरे पड़ी है, रफ्तार धीमी हो गई, ये सच्चाई है। और इसके लिए सभी दल उसमें जो इंडिया गठबंधन में शामिल हैं वो उसके जिम्मेदार हैं। तो लोकसभा चुनाव में और जाहिर है कि उत्तर प्रदेश ने ही सबसे ज्यादा झटका दिया था भाजपा को, और इसी कारण थी कि वो अपने दल बलबूते बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई थी। तो उस यूपी में खास तौर पर ये गठबंधन को और अच्छा समन्वय बनाते हुए और मजबूती से काम करते हुए आगे बढ़ना था। लेकिन ये जो विपक्ष की कमजोरी है, कांग्रेस की भी कमजोरी है और अन्य दलों की भी कमजोरी है, वो बार बार वो दिख जाती है कि वो उस रिजल्ट के बाद और ज्यादा सक्रिय होने और अपने यूपी में 27 के चुनाव के लिए अपने संगठन को मजबूत करने से लेके हर दिशा में जो काम करना चाहिए था, उसमें वो शिथिल हुए। और उस शिथिलता का है कि आज भी मतलब अभी आप देखिए कि कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में अपने सभी कमेटी को भंग कर रखा है और वो धीरे धीरे कई महीने हो गए, लेकिन अभी तक वो तय नहीं कर पाई है और नहीं बनाया है। तो उससे भी एक संगठन का काम धीमा है। दूसरी तरफ जिन मुद्दों पर इस इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश की जनता ने सबसे ज्यादा समर्थन दिया, वो था सामाजिक न्याय, लोकतंत्र और संविधान का मुद्दा, और इसके साथ साथ रोजगार के सवाल को लेकर। तो ये जो सवाल बने थे, उस सवाल पर बिना आंदोलन किए हुए लगातार जनता के बीच आपका जो मूवमेंट है वो हुए बिना ये फिर मुद्दे ढीले पड़ गए। हालांकि ये मुद्दे अभी खत्म नहीं हुए,
उत्तर प्रदेश में जिस तरह से राज चल रहा है, दमन चल रहा है, उसमें सबकी आवाज दबा दी जा रही है। आप महाकुंभ में देखिए कि ठीक है, आपने महाकुंभ का आयोजन किया, बहुत बड़े दावे किए, वो दावे वो सच्चाई में वहां पे इंतजाम नहीं थे, जिसके वजह से इतने लोगों की मौत हुई। और लगभग लगभग आप सोचिए कि करीब करीब 1 महीने से ज्यादा समय से पूरा इलाहाबाद शहर जो है एक तरह से बंधक पड़ना हुआ है। वहाँ के जो निवासी हैं वो लोग अपने रोजमर्रा के काम तक नहीं कर पा रहे हैं। जो लोग महाकुंभ में जा रहे हैं वो कितने रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं, वहाँ पे तो भगदड़ मची ही। और उनकी जो सांसत हो रही है, जाम में फंस कर तमाम लोगों की मौत हुई। ये सब बद इंतजामी छिपाने के लिए पूरा जो भी इस बारे में लिख रहा है या इस बारे की सच्चाई बताना चाहता है, उसका दमन किया जा रहा है। प्रेस को तो आपने पहले से ही, जो आपका गोदी मीडिया है वो आप ही की बात कर रहा है, लेकिन जो लोग भी फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं या अलग स्वतंत्र पत्रकार हैं, यूट्यूबर्स हैं, वो लोग भी जिन लोगों ने एक इसको उजागर करने की कोशिश की तो उनका दमन किया। तो एक यूपी में आप देखेंगे कि ओवरऑल दमन राज और बुलडोजर राज। अभी हमारे गोरखपुर के बगल में एक मस्जिद को बुलडोज कर दिया गया और उस कार्रवाई को कहा गया कि अवैध कब्जा है। अवैध कब्जे की बात तो उस तरह से अभी तक प्रशासन प्रमाणित नहीं कर पाया। अब उसके बाद वो कह रहे हैं कि नक्शे के हिसाब से नहीं बना था। और जो प्रोसेस होता है, जो कि नोटिस देते हैं, फिर सुनवाई होती है, फिर आप कोई आदेश करते हैं, उसकी जो अपील होती है, जबकि हाई कोर्ट ने भी उसमें कहा था कि ये सब प्रक्रिया का पालन करने के बाद ही आप कोई कार्रवाई करेंगे। उस सबको नहीं माना और अपने हिसाब से कार्रवाई की। तो ये जो रोजमर्रा के जो यूपी का मॉडल है, उसके खिलाफ जो आक्रोश है जनता का, जो न्याय चाहती है उसको न्याय नहीं मिल रहा है, इन सब को लेकर जो कांग्रेस और सपा को इस गठबंधन, खासकर यूपी में तो यही दोनों पार्टियां थी गठबंधन में, और वामपंथी पार्टियां भी थी गठबंधन में। हालांकि उसको इसके साथ कोई सीट शेयरिंग नहीं की गई। अब वो आप कह सकते हैं कि कोई एक लोकसभा क्षेत्र में उनकी मजबूत प्रभावी स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी पूरे उस सूबे में वामपंथी दलों की एक अच्छी खासी बैठ है और जनता के सवालों को लेकर वो लड़ते रहते हैं। तो ये जो गठबंधन था, जिसमें लेफ्ट भी शामिल, कांग्रेस और सपा, इसको और सीमेंटेड करने का काम वो अब भी नहीं हुआ और आपने एक लंबा समय गंवा दिया। वो ठीक है, लेकिन ये बीच बीच में जो ये अलग अलग बातें चलने लगती हैं कि अब कांग्रेस के अंदर वो क्षमता नहीं बची है और कांग्रेस नहीं कर पाएगी और कांग्रेस का रुख अलग है, ये तमाम चीजें बीच बीच में चलती रहती हैं। अब बिहार चुनाव आ रहा है तो वहां को भी लेकर चल रही है कि पश्चिम बंगाल में ममता जी कुछ और बोल रही हैं। तो ये तो साफ दिखता है कि इंडिया गठबंधन जो जिस स्वरूप में बना था और उसको और आगे जाना चाहिए था, वो तो नहीं जा पा रहा है। कांग्रेस के साथ क्या दिक्कत है और क्या मजबूती है, इसको हमको समझना होगा, क्योंकि आज के तारीख में अगर आप इंडिया गठबंधन की बात करते हैं या कोई भी किसी भी स्टेट में अगर आप गठबंधन, विपक्षी दलों के गठबंधन की बात करते हैं, तो ये कहना कि कांग्रेस के बिना हम बना लेंगे और कोई सफलता प्राप्त कर लेंगे, वो असंभव है। वो संभव नहीं है। वो दिल्ली में भी दिख गया, भले वो कांग्रेस की ताकत वहां छोटी थी। तो ये तो एक मतलब है कि नहीं है, क्योंकि आप ऊपर से देखिए, राजनीति में ऊपर से दलों का एक कोई गठबंधन आप बना सकते हैं और उसको नीचे के स्तर पर जमीनी हकीकत और कुछ दूसरी होती है तो रिजल्ट दूसरे आते हैं। अभी क्या स्थिति है कि नीचे से जनता के स्तर पर ही पोलराइजेशन बहुत गहरा है। तो अगर ऊपर से अगर गठबंधन करते हैं और सीधे बीजेपी खिलाफ एक गठबंधन रहता है तो ज्यादा आपको सफलता मिलेगी। लेकिन अगर आप 3 धड़े में बढ़ जाते हैं या कांग्रेस की अनदेखी करते हैं, जैसे कि वहां पे हुआ हरियाणा में भी और फिर आपके दिल्ली में भी, तो वहां क्या होगा कि जनता पोलराइज है तो उसका वोट जाहिर है कि विपक्ष के में कई खेमों में बटेगा, उसका नुकसान सबको होगा। तो क्योंकि कांग्रेस का एक ही सबसे बड़ी मजबूती है आज की तारीख में कि कांग्रेस और उससे भी ज्यादा राहुल गांधी, कि उन्होंने जो बातें की हैं पिछले कुछ वर्षों में और जिस तरह से पैदल यात्रा किया और लगातार जिस मुद्दों पर वो डटे हुए हैं,
वो मुद्दे उठाने से क्षेत्रीय दल कतरा रहे हैं। जैसे कि आप संघ और आरएसएस की जो को आप अनदेखा करते हैं, आप ममता बनर्जी उस पर नहीं अटैक करती है, आरजेडी भी उस पर नहीं बोलता है, सपा भी नहीं बोलती है, लेकिन राहुल गांधी इसको लगातार उठा रहे हैं कि ये जो पूरी राजनीतिक ताकत है, सत्ता पर कब्जा है, संवैधानिक संस्थाओं में कब्जा है, उसमें घुसपैठ है, उसमें सिर्फ भाजपा नहीं, उसके पीछे संघ की भी एक ताकत है। और जो जो विभाजन की राजनीति है, नफरत की राजनीति है, उसके पीछे आरएसएस की सोच है। तो उसकी आप आलोचना नहीं करेंगे, उसको आप नहीं बोलते हैं ये क्षेत्रीय दल, उस पर साफ साफ कोई नहीं है। दूसरा, जो पूरी तरह से देश की अर्थव्यवस्था को अंबानी और अडानी के हवाले कर किया जा रहा है, और अडानी के खिलाफ तो देश में भी और विदेश में भी जो करप्शन और जो बहुत सारी चीजों को गलतियां हुई हैं, जो मतलब नीतियों को किनारे करके जो लाभ उठाया गया है, उसके खिलाफ भी ये दल जो है वो मौन रहते हैं। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस सबसे ज्यादा मुखर है। इस वजह से ये हुआ है कि पूरे देश में राहुल गांधी के अगुवाई और नेतृत्व को लेकर एक आशाजनक लोगों की प्रतिक्रिया हो रही है, दलितों के बीच भी, क्योंकि वो संविधान और अंबेडकर, फिर वो जाति जनगणना की बात को जिस तीखे तरीके से मजबूती से उठा रहे हैं, और अब तो लग रहा है कि वो अपने संगठन में भी उसको लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। जो अभी प्रभारियों और कुछ प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है, उसमें आप इसको देख सकते हैं। लेकिन कांग्रेस के साथ कमजोरी क्या है कि उसका संगठन अभी उस अनुरूप में इन राज्यों में नहीं है। तो नैरेटिव के हिसाब से, मुद्दों के हिसाब से कांग्रेस 20 है इन लोगों से, क्षेत्रीय दलों से, लेकिन संगठन के मुकाबले में वो अभी उसकी मजबूती नहीं है। दूसरी तरफ ये जो क्षेत्रीय दल हैं वो संगठन के हिसाब से मजबूत है। आरजेडी अभी भी बहुत मजबूत है अपने बिहार में, खुद अखिलेश यादव का भी, ममता बनर्जी का भी, और भी क्षेत्रीय दलों का। लेकिन ये उस तौर पर जो अल्पसंख्यकों पर जो हमला है, उत्पीड़न है, ये जो जाति जनगणना की बात है, जाति जनगणना पर तो अखिलेश उसमें उनकी काफी क्लियरिटी और साफगोई से बोल रहा है, लेकिन अन्य मुद्दों पर जो अडानी के मुद्दे हो या जो संघ और भाजपा का है, उस पर साफ नहीं बोलते। तो इसलिए नैरेटिव जो एक सामान्य जनता है, उसका नैरेटिव झुकाव जो है वो राहुल गांधी की तरफ। अब तो बहुत सारे दलित बुद्धिजीवी आपने देखा होगा कि हाल के दिनों में राहुल गांधी के साथ बहुत खुल के आ रहे हैं। तो ये इससे ये हो रहा है कि अगर आप कांग्रेस को अनदेखा करेंगे किसी स्टेट में, और सीट शेयरिंग को लेकर आप उसको सोचेंगे कि बहुत कम नॉमिनल सीट दे के हम फायदा उठा लें, तो अगर वो दोनों में बिखरा होगा और अलग अलग रास्ता चुनते हैं, तो जाहिर है कि दिल्ली जैसा ही रिजल्ट आपको हर जगह आएगा और बीजेपी को उसको फायदा होगा। लेकिन अगर आप कांग्रेस को साथ रखते हैं, तो जो कांग्रेस का नैरेटिव है और आपका संगठन जो है, तो वो वोट जो आप जो अगेंस्ट बीजेपी जो वोट है वो डिवाइड नहीं होगा और एक साथ जाएगा, जिसमें आप बीजेपी को परास्त भी कर सकते हैं। जैसे कि आप झारखंड का रिजल्ट देख सकते हैं। तो ये तो यूपी में मुझे लगता है कि अब सिनेरियो जैसे पहले एक बार होता था कि बसपा मजबूत थी और लगता था कि एक कांग्रेस के सामने एक दुविधा रहती थी कि बसपा के साथ जाए कि सपा के साथ जाए, और सपा और बसपा को भी लगता था कि ये इधर चले जाएंगे तो मजबूत हो जाएंगे, तो उधर चले जाएंगे। अब वो धीरे धीरे वो उस तरह का दुविधा नहीं रह गई है। अगर आपको गठबंधन है तो सपा और कांग्रेस का ही हो सकता है। बसपा ने अपने आप को खुद अपने को एक तरह से खत्म करने की तरफ वो लगातार बढ़ रही है, और उसका वोट बैंक भी हर चुनाव में दूसरे दलों में शिफ्ट होता जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में जो मुझे लगता है कि अखिलेश ने जो बयान दिया है, वो इस सच्चाई को थोड़ा सा, जब लोकसभा में जो जीत मिल गई थी उससे जो उत्साह और तमाम चीजें होती हैं, जो वो उस पर एक झटका लगा है और उनको एक सच्चाई महसूस हुई है कि अगर उत्तर प्रदेश में 27 में अगर बीजेपी को परास्त करना है, तो बिना कांग्रेस के लिए और कांग्रेस के साथ साथ और भी जो छोटे बड़े संगठन हैं, उनको साथ अपने साथ लिए बिना आप कोई बड़ी सफलता अर्जित नहीं कर सकते, खासकर बीजेपी जैसी ताकत को, जिसमें चुनाव भी फेयर नहीं होंगे, मतदाता सूची भी क्या होगा, 5 बजे के बाद कितने वोट पड़ जाएंगे, ये सब चीजें हैं। तो एक बड़ी लड़ाई है, केवल चुनाव लड़ना नहीं है।